हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग के जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो भी काफ़ी अच्छे से समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो हाफ ईयरली एग्जाम है उनका उन क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी जल्दी से प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि जो है हम आगे ईयरली या फिर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर पाए। क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम बनेगा वहाँ पर इस पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपके वहाँ पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो डेली आपको एक या दो सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन है वो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सभी वीडियोस को देखना है, प्लस जो ये सॉल्यूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये जो भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ देखने को मिलने वाला है। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि सॉल्यूशन जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से इसका पूरा पेपर सहित आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका आया था विकल्प चुनने के लिए आया था, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स थे। तो टोटल 10 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये सॉल्यूशन जो है अवेलेबल है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट नंबर पूछा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर जो बी था, न्यूटन पर कूलाम इसका सही आंसर होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में साथ साथ देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता C के लिए व्यंजक है। तो इसका भी बी नंबर सही हो जाएगा। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। नेक्स्ट गा नंबर था, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही था बच्चों, J इक्वल टू NE/VD। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फर्स्ट का फोर्थ, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी, ऊर्जा यानी एनर्जी। नेक्स्ट है आपका, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं +4D तथा -2D है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर है, सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले आपने P निकाल लेना है। तो P1 + P2 दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2D, और उसके बाद आपने फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा करके वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आई है आपकी +50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आंसर है इसका बीटा किरणें। अगला प्रश्न है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों इसका वृत्ताकार यानी सर्कुलर। नेक्स्ट है, एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए आपको बताना है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 में LC। नेक्स्ट आपके दो क्वेश्चन थे आपके एजिटेशन और रीजन वाले। इसमें आपका था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है और समय के साथ बदलता रहता है, यह अभिकथन है। कारण था, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट था लास्ट इसमें एमसीक्यूज, एक परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स एक कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है लेकिन धारा नहीं। कारण दे रखा है इसके लिए कि कारण है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, यानी डी इसका सही आंसर होगा। यानी ए गलत है और परंतु आर सही है, यानी आर सही है जो रीजन है, और एजिटेशन जो है वो आपके बच्चों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट होता है यहाँ पे एक एक नंबर वाले। इसमें था कि एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट, और इसकी जो रेंज होती है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। तो लॉरेंज बल क्या है, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो कण पर लगने वाला कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यह विद्युत बल और चुंबकीय बल का सदिश योग होता है। व्यंजक आपका हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर E प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर V इंटू वेक्टर B। क्वेश्चन नंबर 4 था विद्युत वाहक बल की विमा तथा मात्रक लिखिए। तो जो विमा है बच्चों वो है ML2T, इनवर्स आ जाएगा 3 आपका -3A-1 या इनवर्स 1 बोल सकते हैं, और इसका जो मात्रक है बच्चों हो जाएगा वोल्ट या फिर जूल पर कुलाम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके दो गुण लिखिए। तो ये वे काल्पनिक वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती हैं, जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा को दर्शाती है। इसके दो गुण पूछे तो एक चुंबक के बाहर, जैसे कि ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं, और कोई प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होता, यानी एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका न्यूमेरिकल था,
और आपको यहाँ पर पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इसका जो आंसर है वो है बच्चों आपका 36 इंटू 10⁻⁻5 10⁻+5 वोल्ट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 वोल्ट। आई होप बच्चों आपने इसको पूरा सही किया होगा, और ये जो है मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड करा दिए थे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम की आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ बच्चों आप लोग की नई जो हैं वो प्रिपेयर हो चुकी है। तो जो बच्चे भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे उन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे आप उन पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं, ताकि आप लोग का जो बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बच्चों काफ़ी अच्छा रहे। तो वन बाय वन हम डेली एक एक सब्जेक्ट के जो सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। बाकी बोर्ड एग्जाम के टाइम पर हम आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि हर एक सब्जेक्ट की जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो पाए। तो क्वेश्चन था यहाँ पे, धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातुओं पर क्या पड़ेगा कि ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसका कारण हमसे नहीं पूछा था, तो कारण आप लोग यहाँ पे आराम से रोक करके पढ़ लेंगे। अर्धचालक में क्या होगा कि प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं? दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है? तो डेफिनेशन आप सभी को अच्छे से पता है। दो कुंडलियों के बीच जो इसकी वो पूछी हमसे, किन कारकों पर, किन बातों पर या कारकों पर निर्भर करता है? तो एक तो हो गया आपकी कुंडलियों की जो बीच की दूरी है उन पर, कुंडलियों के अभिविन्यास पर, और क्रोड की प्रकृति पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, चल कुंडली धारा मापी में समांतर क्रम में परिपथ की धारा मापने के लिए शंट लगाने की आवश्यकता क्यों होती है? तो आंसर जो है बच्चों आप लोग डिटेल में जो है वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, या फिर आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट है, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट जो है डिटेल सॉल्यूशन इधर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो बीच बीच में आपको यहाँ पर साइट CIT 108 या 111 इस टाइप से देखिएगा, तो ये आपका जो है जिस वेबसाइट से हमने इनका सॉल्यूशन लिया है, जहाँ से इनका क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, तो उनका कुछ कोड है। तो ये जब आप आंसर लिखेंगे तो इनको आपने नहीं लिखना है, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है पढ़ते नहीं है, सीधा नोट करते रहते हैं, तो इस चीज़ को आपने नोट नहीं करना है। तो यहाँ पे किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वहाँ पे आप उसका अनुप्रयोग करेंगे। संधि का नियम जो है फिर पास का नियम, इन दोनों का यूज करके आप लोग लास्ट में जो इक्वेशन थी हमारी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की P/Q = R/S आपने यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक्स्ट्रा है, इसको आपने बिल्कुल भी नोट नहीं करना है। नेक्स्ट इसी में देखो, दो वैद्युत बल रेखाओं का प्रतिच्छेदन ना करने का कारण, यानी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इसका रीजन भी बच्चों आप लोग यहाँ पे आराम से पढ़ लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो क्या है पहला नियम और दूसरा नियम? पहले नियम को हम प्रेरित विद्युत भाग बल का नियम भी कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत भाग बल का मान। तो फैराडे का पहला नियम क्या कहता है कि एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है जब हम क्या करते हैं, कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा भी बहती रहती है। यह प्रेरित विद्युत भाग बल तब तक बना रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। दूसरा नियम आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्य, मूल मान तथा शिखर मान के बीच संबंध स्थापित करना था। तो ये डिटेल सॉल्यूशन है बच्चों आपका। आई होप कि आप लोगों ने तैयार किया होगा, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है अभी, ठीक है, ताकि बोर्ड जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपका फाइनल जो है रिलेशन हो जाएगा, इसको आपने याद कर लेना है, या फिर लास्ट इक्वेशन ये भी छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है, भंवर धाराएं क्या है? भंवर धाराएं आपको यहाँ पर बतानी है, तो और इनके दो अनुप्रयोग हैं। तो भंवर धाराएं किसे कहते हैं? जब किसी थोक चालक से संबंध, यानी बल्क कंडक्टर से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार चालक के भीतर जल में उत्पन्न भंवर के समान बंद वृत्ताकार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराओं की दिशा लेंज के नियमानुसार होती है, अर्थात ये फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती हैं। दो अनुप्रयोग पूछे थे, तो यहाँ पे प्रेरण भट्टी हो गया, चुंबकीय ब्रेक हो गया, विद्युत ऊर्जा मीटर हो गया, और इसके अलावा डैम्पिंग, तो उनको आपने देखना है। इसी के अथवा में न्यूमेरिकल था, इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे जो ये आप कोड देख रहे हैं, इनको आपने बिल्कुल भी नोट नहीं करना जब आप इसको फेयर में नोट करेंगे। क्लियर है? तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलेंगे,
अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही पास लूप पर कार्य करने वाले बलागुण का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो बलागुण का जो सूत्र है वो आपको व्युत्पन्न करना है। डिटेल सॉल्यूशन जो है बच्चों आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे होंगे। तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी हो जाएगा सदिश रूप, और वैसे एन फेरे हैं तो एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, समझाइए। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने नोट नहीं करना है, बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इनकी जो डिफरेंस है या व्यवहार है वो आप बच्चों सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको आपने आराम से नोट कर लेना है। नेक्स्ट लेंगे आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली चित्र सहित समझाइए। इसका जो डायग्राम है वो हम अलग से अटैच कर देंगे इस पीडीएफ में, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो सिद्धांत क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है यानी एसी जनरेटर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस चीज़ को नोट नहीं करना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बस आंखें बंद करके नोट करते हैं, तो इस गलती को आप लोगों ने नहीं करना है। तो यहाँ पे भी देखो ये चीज़, इसको आपने छोड़ देना है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब एक बंद कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वर्किंग बतानी है, वर्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो रोटेशन है, फ्लक्स परिवर्तन है, EMF प्रेरण है वो। उसके अलावा इसका जो आउटपुट है वो पूरा आपको यहाँ पर डिटेल में बच्चों देखने को मिल जाता है, यहाँ से आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट इसी के अथवा में आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा था। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लोगों ने छोड़ देना है, इसको आपने बिल्कुल भी कॉपी में जब आप फिर इसको नोट करेंगे बिल्कुल भी नोट नहीं करना है। इसका जो आंसर आ रहा है आपका 4 एंट्री आ रहा है। आई होप कि बच्चों आपने इसका सही आंसर फाइंड कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो एक तो है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो ये तो हो गया कि किस पर निर्भर करती है वो। फिर उसके बाद इसके जो धारिता के लिए हमें व्यंजक निकालना था वो आप बच्चों यहाँ पर डिटेल में देख पा रहे होंगे। क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न था, एक लेंस के पदार्थ का पीले तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तन क्रमशः 1.56 तथा 1.53 है। यदि पीले रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो लाल रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने देखना है, पीले रंग का जो अपवर्तनांक है वो दे रखा है आपको यहाँ पर। इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ क्योंकि ये गलती आप करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है काफ़ी बच्चों पर। ये जो गलती है आप लोग इसको नोट कर लेंगे, तो बार बार बता रहा हूँ। तो लेंस मेकर के फॉर्मूले से आपका जो यहाँ पर फॉर्मूला है इसको आपने यूज़ करना है। पीले रंग के लिए आपका जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही जब आप इसमें के का मान रखेंगे इस फॉर्मूले में तो फाइनल जो आंसर है वो आ रहा है आपका 21.13 सेंटीमीटर। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके दो अनुप्रयोग भी लिखिए। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने की बजाय उसी सघन माध्यम में परावर्तित होकर लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर है, इसके अलावा हीरे का चमकना है, फिर थर्ड है मृग तृष्णा और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें पूछता है कि स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का प्रयोग होता है लेकिन विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का प्रयोग होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो स्टील में देखो क्या होता है कि स्टील जो इसका कारण है, स्टील का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका निग्रहिता यानी कोरेक्सिविटी और धारणशीलता दोनों उच्च होते हैं। और इसके अलावा उच्च निग्रहिता का अर्थ है कि चुंबकित होने के बाद, यहाँ पे निग्रहिता देखा ना आपने, तो इसका अर्थ में यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसका अर्थ है कि चुंबकित होने के बाद इसे विचुंबकित करना कठिन होता है, जिससे यह स्थायी रूप से चुंबक बना रहता है। उच्च धारणशीलता का मतलब हो गया कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने पर भी यह प्रबल चुंबकत्व बनाए रखता है। ऐसी था नर्म लोहे का प्रयोग क्यों होता है, तो इसका रीजन आ जाएगा कि नर्म लोहे का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी धारणशीलता और निग्रहिता दोनों कम होते हैं लेकिन इसकी चुंबकशीलता बहुत उच्च होती है। उच्च चुंबकशीलता का मतलब हो गया कि यह बाहरी धारा प्रवाहित करने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। ठीक, इसको आपने पढ़ लेना। नेक्स्ट था इसी का सेकंड नंबर, एक टोरॉइड में तो चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः क्रोड के अंदर सीमित रहता है परंतु परिनालिका में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों होता है। तो टोरॉइड क्या है, टोरॉइड एक बंद वृत्ताकार परिनालिका है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक संवृत लूप में क्रोड के भीतर ही सीमित रहती है। टोरॉइड के बाहर और बीच की खाली जगह में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। इसका कारण यह है कि टोरॉइड में कोई सिरे नहीं होते हैं और क्षेत्र रेखाएं पूरी तरह से अंदर बंद होती हैं।
सेकंड है परिनालिका में क्या आ जाएगा, परिनालिका एक सीधी बेलनाकार तार का कुंडलन है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लगभग समांतर होती है, लेकिन यह खुले सिरों वाला निकाय है। इसके सिरे चुंबक के एन और एस ध्रुव की तरह कार्य करते हैं। अतः क्षेत्र रेखाएं एन सिरे से निकलकर बाहर की ओर एक लूप पूरा करती है और एस सिरे में प्रवेश करती है। अतः परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र और उसके बाहर भी फैला होता है, जबकि टॉरॉयड में यह पूर्णतः ग्रोड के अंदर सीमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 था, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये भी आप लोग का बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन आई होप कि बच्चों आप लोगों ने कर रखा होगा पहले से। तो डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने अच्छे से एक बार अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफी अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या अंतर है, ये किस स्थिति में बराबर होते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंशियल है, डिफरेंस है यहाँ पे दिया हुआ। परिभाषा क्या है कि जब सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो, तो उसकी प्लेटों के बीच अधिकतम विभवांतर होता है। और ऐसे दूसरा टर्मिनल विभवांतर आप लोग देख लेंगे, निर्भरता, माप और मूल्य संबंध, ऐसे इसकी विशेषता। तो वह स्थिति जब ई और वी बराबर होते हैं, टर्मिनल विभवांतर वी और ईएमएफ ई के बीच संबंध जो होता है वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ना है। इसी के अथवा में क्वेश्चन था कि विद्युत वाहक बल ई एवं आंतरिक प्रतिरोध आर वाले एक सेल एक बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा है। परिपथ में धारा के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इन चीजों को आपने इग्नोर करना है। ये जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है ना, इसको बिल्कुल भी नोट नहीं करना है। तो डिटेल सॉल्यूशन जो है आपका यहाँ पर दे रखा है, इसको आपने अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। गाउस का नियम लिखना है, जो वैद्युत स्थिति की है उसमें गाउस का नियम, तथा इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो पहले गाउस का जो फॉर्मूला है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, फिर इसकी सहायता से आपने निकालना है व्यंजक इसकी अनंत समतल चादर के लिए। तो डिटेल सॉल्यूशन बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लास्ट इक्वेशन जो है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी के फॉर्म में एक न्यूमेरिकल था, दो बिंदु आवेश प्लस 4e तथा प्लस e परस्पर a दूरी पर स्थित अवस्था में रखे गए हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश प्लस q को उन्हें मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो ये डिटेल सॉल्यूशन बच्चों आपका इस न्यूमेरिकल का यहाँ पर दिया गया है। आंसर जो है आपका यहाँ पर तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू आया है आपका माइनस का 2a अपॉन 3, और इसको अगर देखें तो a अपॉन 3 इसका बच्चों सही आंसर है, 2a अपॉन 3 और a अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। संचार, चिकित्सा तथा खगोल विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का महत्व बताइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो दोलनकारी या त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिनमें एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ये दोनों क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं। ये तरंगे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं रखती और निर्वात में भी प्रकाश की गति से चलती हैं। महत्व बताना आपको, देखो संचार में रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव आ जाएगा, चिकित्सा में एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, खगोल विज्ञान में आ जाएगा आपका कि जैसे दूरस्थ खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए होता है। तो इसको आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अथवा में विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, समझाइए कि ये ध्वनि तरंगों से किस प्रकार भिन्न है। तो उत्पन्न होने का जो कारण है त्वरित आवेश है, दोलनशील वैद्युत द्विध्रुव, इनके कारण, और इनकी जो भिन्नता है, डिफरेंस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और दूसरी तरफ साउंड वेव्स है। इनके बीच प्रकृति, संचरण, गति, निर्वात में, माध्यम में, घटक में, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था बच्चों कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का उपयोग लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। लेंस पर्दे पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको क्या क्या निकालना था, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आवर्धन और इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो अगर हम बात करें का नंबर की, तो जो इसका v आपका मिल जाएगा वो आ जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति है प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरी ओर बनेगा। खा नंबर था आवर्धन, तो आवर्धन जो है माइनस का 1 है, यानी ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को दर्शाता है। गा नंबर था लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर है, यानी ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि यह उल्टा बनेगा। वैसे तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर देख चुके हैं, यानी u इज इक्वल टू आ जाएगा -30, f आपका 15 है और प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, और जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है m इज इक्वल टू -1 है। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है आपको कंप्लीटली कहाँ मिलेगा,
तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन जो है प्रेस कर दीजिएगा। गूगल पे जाकर सर्च करना आपने कंबोज सर। कंबोज सर सर्च करते ही आपके सामने हमारी जो वेबसाइट है आपको देखने को मिल जाती है। सिंपली आपने फर्स्ट नंबर पर ही क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना ऑप्शन आपको मिल जाता है, हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चारों क्लासेस का ऑप्शन आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको क्लास 12th क्लिक करना है। 12th पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी बहुत जल्द यहाँ पे 2024 के साथ साथ आपको 2025 का भी ऑप्शन मिल जाएगा बहुत जल्द। अभी हम ये जो वर्किंग है या प्रोसेस है वो चल रही है। जल्दी ही ये सारे पेपर प्लस उनके सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जैसे भी फिजिक्स का आप देख रहे हैं 2024, इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा आपका 2025। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको पेपर प्लस उनका सॉल्यूशन जो भी आपने देखा कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहना आप लोगों ने, और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से हो पाए। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।